ऑफ लाइफ है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ऐसे तो ये चैप्टर 2 आता है, लेकिन क्लास 9th में इसको चैप्टर 1 के तौर पे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर सेल एंड लेटर ऑन द नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यू। उसके बाद हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला चैप्टर 1 है वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाई डू वी फॉल इन एंड लास्ट में नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। यानी टोटल 6 चैप्टर है, जिसको पहला हाफ टर्म में 3 चैप्टर और नेक्स्ट हाफ टर्म में 3 चैप्टर के तौर पे पढ़ना है। अब सेल ये जैसा देख रहे हो कि ये सेल क्लास 8 में भी है ना। तो सेल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 8 तक जो है वो हम लोग सेल को बस नाम जान करके, नाम सुन करके हम लोग काम निकाल लिए थे। यहाँ पे सेल को बहुत डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन फिर भी बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना जो है वो 11th में पढ़ना है ना। तो यहाँ पे जो लोग देखते हैं सेल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सेल को कैसे, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल functional and heredity unit of life, है ना। ये इसका डेफिनेशन है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कैसे इसको लोग ये डिफाइन जो कर रहे हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल। यहाँ पे समझना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय द सेल शेप, द सेल साइज, द सेल नंबर। इन सब चीजों पे हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। इसीलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शनल की बात कही गई है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारा बॉडी रेस्पिरेशन करता है, हमारा बॉडी सर्कुलेशन करता है, हमारा बॉडी एक्सक्रीशन करता है, तो ये सारे के सारे एक्टिविटी जो है वो हमारा बॉडी कर रहा होता है ना। तो हमारा बॉडी क्यों करता है, क्योंकि इतने सारे एक्टिविटीज जो है वो सेल भी करता है। सेल भी रिस्पिरेशन करता है, सेल भी एक्सक्रीशन करता है, सेल में भी रिप्रोडक्शन होता है। ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस सेल में भी होते हैं, जिसके चलते हमारा बॉडी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड तीसरा जो है वो हम लोग आते हैं हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये समझने वाली बात है, हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। हेरिडिटी दैट मींस की अनुवांशिकता का कैरेक्टर, है ना। दैट मींस क्या कि जैसा हमारा पेरेंट्स होगा हम भी उसी कैटेगरी के होंगे, हम भी लगभग उसी के समतुल्य होंगे, है ना। अब जैसे हायर क्लासेस में जाओगे, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में, तो तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा हेरिडिटी में एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर होता है ना। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें ट्रांसमिट करता है, आता है ना। और कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसको हम लोग अपने सराउंडिंग से गेन करते हैं। जैसे आप देखोगे कि जनरली ये साइंस बता रहा है, जनरली देखोगे क्या कि अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो पियक्कर हैं, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली देखोगे उसका ऑफस्प्रिंग जो होगा, यानी उसका जो बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं उस मोड में जाएगा। भले ही अब वो अल्कोहल पी रहा था, तब ये गांजा पिए वो अलग बात है, लेकिन नार्कोटिक चीज वो लेगा ही लेगा। वो आज नहीं ले, कल नहीं ले, परसों ले, वो लेना ही है, ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। ये हेरिडिटी है। क्यों, क्योंकि वो कैरेक्टर उसके पेरेंट्स से उसमें आ रहा है। कैरेक्टर जो है, 1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर। तो सेल के जब अंदर में चलेंगे हम लोग पढ़ने के लिए, तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम होता है, और इसी क्रोमोसोम जो है वो छोटे छोटे, है ना, उस पे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के जैसा प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है यही जो है वो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, है ना। तो वो सारे के सारे देखोगे, कोई बच्चा जन्म लेता है तो तुमको देखने के लिए भी मिलेगा कि उसका पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है ना कहीं उसके पेरेंट्स से, एंसेस्टर से रिजेंबल्स कर रहे होते हैं। हेयर स्टाइल देखोगे, घर में जैसा होगा किसी का वैसा ही उसका हेयर स्टाइल होगा, है ना। आई कलर हुआ, स्किन कलर हुआ, है ना, और भी जितने भी फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस है उसका, फिनोटाइप टाइप जिसको बोलते हैं, है ना, जो भी अपीयरेंस है कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव से जाकर के रिजेंबल करेगा। नाना, दादा, है ना, चाचा,
मामा ऐसे कर करके कुछ मम्मी का कुछ पापा का कैरेक्टर उसमें आते रहता है। तो वो हुआ क्या, इनहेरिटेड कैरेक्टर। और दूसरा जो कैरेक्टर हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो आस पास से हम लोग लेते हैं। यानी कहता है ना कि माहौल यहाँ का खराब है, तो माहौल खराब है, अगर उस माहौल में बच्चा रह रहा है तो माहौल उसका खराब होगा ही होगा, होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो बात की गई है, यानी वैसा कैरेक्टर जो हम लोग अपने परिवेश से लेते हैं, हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहां का गुण आता है। अब देखोगे अगर लो सोसाइटी में जाओगे तो देखोगे वहां के बच्चे जो है ना, अक्सर देखोगे एब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, है ना। तो अगर हमारे घर के भी बच्चे उस सोसाइटी में जाएंगे और उस सोसाइटी के लोगों के साथ रहेंगे, बच्चे के साथ खेलेंगे, तो उसमें अपने आप एब्यूजिंग वर्ड आ जाएगा, है ना। उसको कुछ मेहनत नहीं करना है। अगर उसे मतलब डिस्ट्रैक्ट करके रखोगे, अलग करके रखोगे, तो कोई बात नहीं है, सोसाइटी का उसमें जरा सा इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है, इम्पैक्ट जरा सा इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये है एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर जब मिलता है तो बना देता है हेरिडिटी, है ना। हमारे पेरेंट्स का कैरेक्टर हम में और हमारा कैरेक्टर हमारे ऑफिस में, तो ये कैसे आ रहा है, तो ये सेल के माध्यम से आ रहा है ना, है ना। क्योंकि हम जब बर्थ लेते हैं तो किस गैमिट्स के हेल्प से होते हैं, हमारा बर्थ होता है। अरे गैमिट्स मिलता है, पेरेंट्स मेल गैमिट्स रिलीज करता है, फीमेल जो है वो फीमेल गैमिट्स रिलीज करती है, मेल जो है मेल गैमिट्स रिलीज करता है। दोनों जब फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है, और जाइगोट बनाएगा तभी जाकर के, है ना, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा, बेबी बनेगा उससे, है ना। ये 8 में पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन में। तो क्या है कि ये दोनों का दोनों जो सेल है वो कहां से आया, हमारे पेरेंट्स से आया ना। और उसी दोनों हैप्लॉइड सेल से हमारा एक डिप्लॉइड सेल बना, और वो अभी हम लोग जो है कभी देखोगे यहाँ पे बहुत, ये बातें तो बहुत सारी है, लेक्चर तो बहुत सारी है ना। हम लोग का बर्थ कब होता है पता है, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग जिस दिन पृथ्वी पे आते हैं ना, उस दिन हम लोग बर्थडे मनाते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, एक्चुअल ऐसा नहीं है। एक्चुअल कब हमारा बर्थडे कब, जिस दिन हम जाइगोट बने होंगे। जाइगोट इज अ सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर। अरे मेल गैमिट्स मिला, फीमेल गैमिट्स मिला, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाया। तो जिस दिन जाइगोट बने होंगे, जन्म तो उसी दिन मेरा हो गया ना, मेरा क्या, हम सारे लोगों का। और उसके बाद उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें इनलार्जमेंट हुआ, और हो करके बेबी बर्थ लिया, और उसके बाद हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। शुरुआत कहां से, एक सेल से हुआ ना। वो एक सेल जो बना वो क्या हुआ, दोनों पेरेंट्स के द्वारा दिए गए सेल से बना, इसीलिए उसको हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं, है ना। तो समझ में आया यहाँ पे क्या, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम लोग बोलते हैं। इतना चीज समझ में आया। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि इस जहां में, इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, है ना, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है ना, एक दूसरे से अलग है। चाहे उसका स्ट्रक्चर में अलग हो, फंक्शन में अलग हो, है ना, जिस तरीके से अलग हो। नंबर ऑफ सेल किसी में अलग होगा, किसी में कम, किसी में कोई यूनिसेलुलर होगा, कोई मल्टीसेलुलर होगा। अभी हम लोग जस्ट उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रोब्स है, कुछ फंगी है, कुछ इंसेक्ट्स है, इस तरीके से कुछ लार्ज एनिमल्स है। तो ये कैटेगराइज किया गया है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, है ना, कि सेल जो हम लोग देखें, ये कंप्लीट जो सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी का वह सेगमेंट है जिसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना, साइटोलॉजी, है ना। सेल बायोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of सेल, है ना। सेल की स्टडी, जो बायोलॉजी में हम लोग सेल का जो स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना। अब समझोगे यहाँ पे कि ये तो सेल के स्टडी को यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी के तहत, ये भी चीज जान जाओ कि बायोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोलॉजी, है ना। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, और लॉजी मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी टू स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं,
है ना। और बायोलॉजी का वह सेगमेंट जिसमें हम लोग सेल को स्टडी करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये चीज को हम लोग देखें। अब देखोगे कि प्रेजेंट डे में हम लोग देखते हैं कि कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है हम लोग में, है ना। प्रेजेंट डे में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कि वह प्रॉपर्टी, अरे हम मानव है तो हमारे अंदर मानव के गुण होंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अगर कोई इंसेक्ट्स है तो उसके अंदर इंसेक्ट्स का गुण होगा, है ना। कोई एनिमल है तो उसके अंदर एनिमल का गुण होगा। तो ये गुण जो है वो क्या है, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आता है ना। और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो ऑफस्प्रिंग है या फिर जो भी पॉपुलेशन है वो, उसमें ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहां से आते हैं, तो यही हेरिडिटी यूनिट सेल्स के माध्यम से ही उसमें ट्रांसमिट करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि हमारे बॉडी में मोर देन 200 टाइप्स के सेल मौजूद हैं। हमारे शरीर में मोर देन 200 टाइप्स के सेल मौजूद है। उसमें हम लोग सेल को पढ़ेंगे और कुछ सेल को हम लोग जानते भी है। अरे नर्व सेल हुआ, मसल सेल हुआ, है ना, ब्लड सेल हुआ, स्पर्म सेल हुआ, एग सेल हुआ, तरह तरह का ये सब सेल है। ये दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सेल, है ना। तो ये सेल के प्रकार है और हमारे शरीर में मोर देन 200 टाइप्स के सेल है। एक ही सेल का हमारा शरीर नहीं बना हुआ है, मोर देन 200 टाइप्स के सेल बने हुए हैं। अब देखोगे यहाँ पे कि जो देखते हैं सारे सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, सारे सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। सब अपना अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को परफॉर्म करता है और तब जाकर के ये एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को क्रिएट करने का काम करता है। क्लियर। तो अब हम लोग ये सेल का इंट्रोडक्शन हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल पे हम लोग चलेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग देखते हैं क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल में हम लोग क्या देखते हैं कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना। डिस्कवरी ऑफ सेल लिखेंगे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in the year 1665 with the help of self-designed microscope, है ना। अब समझोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 1665 से पहले सेल नहीं था। सेल तो शुरू से, यानी एंशिएंट टाइम से सेल, मतलब जब से लाइफ आया तब से सेल है। लेकिन इस सेल की डिस्कवरी, सबसे पहले सेल के बारे में जो पता लगाया था वो कौन लगाए थे, रॉबर्ट हुक साहब लगाए थे, है ना, 1665 में। ये भी क्या, तभी द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि सबसे पहले हुक साहब ने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, माइक्रोस्कोप को बनाया। और जब माइक्रोस्कोप बन गया तब जाकर के उन्होंने सेल को देखा उस माइक्रोस्कोप में। तो देखोगे रॉबर्ट हुक जो सेल को जो डिस्कवरी किया था